हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10th NIS वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ से आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके हिंदी के सिलेबस की। हिंदी का सिलेबस मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, आज हम उसकी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको गाइस लास्ट वीडियो में बताया था, पूरा सिलेबस बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया था। और उस सिलेबस को समझाते टाइम जो सबसे मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी जो 7 कविताएँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कविताएं आपकी जो है सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपका जो है 25 मार्क्स का कविताओं के अंदर से पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें आपके सिलेबस के स्टार्टिंग की, तो जो हमारी पहली क्लास है आज, उसमें हम शुरुआत अपनी कविताओं से ही करेंगे। ठीक है, तो पूरे सिलेबस को मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत ना कराकर उस हिसाब से शुरुआत करा रही हूँ जिस हिसाब से आपके पेपर के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल होगी अप्रैल और अक्टूबर दोनों ही सेशन के बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों ही सेशन के बच्चे जो होते हैं उनका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। अगर अभी तक आपने सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो देखो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गाइस आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जो है ये आपका चैप्टर, वो बेसिकली इसमें कुछ दोहे हैं। तो ये जो दोहे हैं आपके, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। और जैसे कि जब मैंने आपको सिलेबस समझाया था, तो मैंने क्लियरली आपको ये चीज़ बताई थी कि जो आपकी 7 कविताएं हैं, कविताओं के अंदर ये दोहे भी हैं, मतलब इनको भी हम कविताओं की कैटेगरी में ही रख सकते हैं। तो ये आपके जो है, इनके अंदर से आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स वाले, साथ ही साथ 5 मार्क्स वाला आपका काव्य सौंदर्य और गद्यांश पद्यांश वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर आप इन 7 कविताओं को अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आपके जो 25 नंबर हैं वो कहीं नहीं गए, अच्छे से आप स्कोर कर लोगे। तो आज जो हमारी पहली वीडियो होगी आपके सिलेबस के स्टार्टिंग की, उसमें हम आपका जो पहली कविता है, जिसको हम दोहे कहेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसको डिस्कस करेंगे। और बैक टू बैक हम अपनी जो 7 कविताएं हैं ना आपके सिलेबस के अंदर, पहले उन्हीं को फिनिश करेंगे, ताकि आपके 25 मार्क्स जो है पूरे हो जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन भी आपको जो है यहाँ से किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, इस आपका चैप्टर नंबर 1 हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं उनमें ना सारी कहानियाँ होती है। तो हम कहानियों को समझ के उसके हिसाब से जो है उनको बाद में समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर अपनी कविताएं कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 2, ये दूसरे नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है दोहे। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पर समझना है, जो दोहे हैं वो इस चैप्टर के अंदर टोटल 8 हैं। 8 दोहे हैं। उन दोहों को मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको पता रहे। बाकी आपकी बुक्स में जो है इंक्लूड होगा ही। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद आपका 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये टोटल आपके 8 दोहे हैं। अगर हम गाइस इस तरफ की बात करें, तो आपका 1 2 3 4, ये जो 4 आपके दोहे हैं ना, ये हैं हमारे सारे के सारे कबीरदास द्वारा लिखे हुए। तो जब आप इन दोहों को पढ़ोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि दोहे लिखे किसने हैं। लिखे किसने हैं का मतलब इनके कवि कौन है। जब आपको ये चीज़ पता होगी, तो आपका जो काव्य सौंदर्य वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आपका स्टार्टिंग में जब आप प्रसंग लिखते हो ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। तो उसमें आपको कवि का नाम लिखना पड़ता है। तो देखो, हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, कबीरदास ने ये 4 दोहे लिखे हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद इधर के जो 2 दोहे हैं, ये रहा 5वां और 6वां, ये रहीम ने लिखे हैं। और उसके बाद जो है आपके 2 दोहे हैं, 7वां और 8वां, ये वृंद ने लिखे हुए। तो कवि रहीम और कवि वृंद के भी यहाँ पर दोहे हैं। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना, मिक्सअप नहीं कर देना। जो दोहे कबीरदास ने लिखे हैं, आप उनको ध्यान रखोगे कि हाँ, इनके राइटर कबीर है। जो लिखे हैं रहीम ने, वो उनको आप ध्यान रखो कि हाँ, रहीम जी ने लिखे हैं ये, और वृंद वाले आप अलग से ध्यान रखोगे। तो इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुब्रन कला सुरा भरा, साधु निंदे सोए। ये आपका पहला दोहा है, जिसको लिखा है कबीरदास जी ने। तो इसको देखो, हम समझने वाली बात है, यहाँ पर आपका उन्होंने लिखा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया। पहले हम इसको समझते हैं। ऊंचा कुल, आपको पता है कि ऊंचा कुल का मतलब क्या होता है? ऊंचा खानदान, अच्छा वंश। जो मतलब कहते हैं ना कि हम लोग अच्छे खानदान में पैदा हुए हैं, ऊंचे वंश में, ऊंचे कुल में हम लोग पैदा हुए हैं। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई इंसान ऊंचा नहीं हो जाता।
अगर उसकी करनी ऊंच ना होए, मतलब अगर उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं। आप चाहे कितने ही ऊंचे खानदान में पैदा हो गए हों, अच्छे वंश में आपने जन्म ले लिया हो, लेकिन जब तक आपके करनी यानी आपके कर्म ऊंचे नहीं होंगे ना, तब तक आपको कोई अच्छा नहीं बताएगा। ठीक है। और इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा कबीरदास जी ने एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है कि सुब्रन कला सुरा भरा साधु निंदे सोए। अब देखो सुब्रन का मतलब क्या होता है? सुब्रन का मतलब होता है सोना, सोना, और कला का मतलब यहाँ पर घड़ा। तो जिस प्रकार सोने के मतलब घड़े को अगर सुरा से भी भर दो, सुरा का मतलब होता है शराब, तो जिस तरीके से सोने के घड़े को सुरा यानी शराब से भी भर दो तो भी जो साधु लोग हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो उसकी निंदा ही करते हैं, बुराई ही करते हैं। उसी प्रकार अगर आप कितने भी ऊंचे और अच्छे कुल में जन्म ले लो, अच्छे खानदान में पैदा हो जाओ, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको कोई भी अच्छा नहीं बताएगा। तो देखो एग्जाम्पल कितना बढ़िया है। मान लो आप एक बहुत अच्छे जो है खानदान में पैदा हो गए हैं, आप काफ़ी स्टाइलिश होकर रहते हैं, अच्छे अच्छे आप लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन बावजूद उसके जो आपका मन है, जो आपका दिल है, वो साफ़ नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आप चाहे कितने भी ऊपर से अच्छे दिख लो, आपकी जो है लोग निंदा ही करेंगे, बुराई ही करेंगे, आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, जिसको आपको पता होगा। ठीक है। तो केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही इंसान अच्छा नहीं हो जाता, अगर उसके कर्म अच्छे ना हो। जिस तरीके से अगर सोने का घड़ा है, ऊपर से सोने की परत उस पर चढ़ रही है, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से उसमें शराब भर रखी है। ऊपर से सोना है लेकिन अंदर उसके खराब वस्तु है, यानी शराब है, तो भी लोग उसकी बुराई ही करेंगे, साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। उस प्रकार आप कितने भी अच्छे बाहर से दिख लो, अगर अंदर से आप अच्छे नहीं हो तो भी लोग आपकी बुराई ही करेंगे। मतलब सभी पर ये रूल अप्लाई होता है। तो आई होप पहला दोहा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। मैं क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ओरली आप बिल्कुल समझो, इसको सुनो, सुनने से ही आप ना आराम से एग्जाम में लिख करके आओगे। हिंदी में तो लिखना है, मातृभाषा में तो लिखना है आपको। तो देखो दूसरा है, निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला इंसान। तो जो इंसान आपकी निंदा करे, निंदा का मतलब आपकी बुराइयां आपको गिनवाए, ठीक है, तो उस इंसान को ना आप अपने आसपास ही रखो, बल्कि अपने आंगन में कुटिया बना करके रखो। क्योंकि आपको पता है आपकी तारीफ करने वाले, चापलूसी करने वाले इंसान बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन कम ही ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कमियां आपको गिनवाते हैं। तो जो भी इंसान आपको आपकी कमियां गिनवाए, आपकी निंदा करे, उस इंसान को आप अपने आसपास ही रखो। कबीरदास जी ऐसा बोलते हैं, बल्कि उसे तो अपनी आंगन में कुटी बना कर, यानी कुटिया बना करके रखो। और ऐसा करना इस तरीके से होगा जैसे कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। जैसे कि बिना पानी के और बिना साबुन के कपड़े एकदम से बढ़िया हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाता है जैसे कि मतलब आपने साबुन और पानी का इस्तेमाल किया नहीं और आपके कपड़े चमकदार हो गए। तो इसी तरीके से अगर आप निंदा करने वाले इंसान को अपने आसपास रखते हो, अपने आंगन में कुटिया छवा करके रखते हो, तो वो इसी तरीके से हो गया जैसे कि बिना पानी और बिना साबुन के आप जो है कपड़ों को अच्छे से धो देते हो। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा जो हम लोगों का दोहा है वो है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो देखो ये बहुत ही अच्छा दोहा है। इससे आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आप ला सकते हो अगर आप इस वाले दोहे को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो। ठीक है, तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी ने ना गुरु की तुलना कुम्हार से की है। आपने देखा होगा जो लोग मतलब कुम्हार जो होते हैं, जो घड़े वड़े बनाते हैं, शेप देते हैं, है ना, अपने उस पर, तो गुरु की तुलना कुम्हार से की है। जिस तरीके से एक कुम्हार अपने घड़े को या मिट्टी से बनाने वाली वस्तुओं को अच्छे से शेप देता है ना, शेप देने के लिए क्या करता है, उस पर थपकी मारता है ना। आपने देखा होगा कि जब घड़ा बनाया जाता है, वो कौन सी मूवी थी, दबंग थी, है ना, तो उसमें सोनाक्षी सिन्हा इस तरीके से मतलब बनाती है ना उसको, घड़े को। तो क्या होता है कि जब हम घड़े को शेप देते हैं तो उसको जितना अच्छा शेप देना होता है उतना ही ज़्यादा उसको थपकी मारनी पड़ती है ऊपर से। तो इसी तरीके से जो एक टीचर होता है आपका, जो आपका शिक्षक होता है, वो भी ऊपर से आपको जो है डांटता है, फटकारता है, ताकि आप अच्छे से इम्प्रूव हो करके आओ, सामने निखर करके आओ। तो गुरु की तुलना कुम्हार से की गई है, जो आपकी कमियां बताता है, आपकी घड़ी घड़ी काढ़े खोट, आपकी खोट आपको बताता है, आपकी कमियां आपको गिनवाता है। अंतरहार सहार दे बाहर बाहे चोट, अंदर से, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अंदर से आपकी कोई बुराई चाहता है आपका टीचर आपको ऊपर से डांटता है, फटकारता है, आपको चाहे चोट भी पहुँचाता है थोड़ी बहुत फिजिकली या जैसे भी, तो उसका मोटिव ये होता है कि वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके। मतलब अंतरहार सहार दे, बाहर से जो है आपको चोट पहुंचाएगा, लेकिन जो है अंदर से क्या चाहता है आपका शिक्षक के भी आप जो है अच्छे इंसान बनकर निकलो। तो जैसे
हमारा एक कुम्हार होता है घड़े को अच्छी शेप देने के लिए उस पर बाहर से थपकी मारता है, इसी तरीके से जो आपके शिक्षक होते हैं वो भी आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपकी भलाई के लिए आपको बाहर से डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन उनका मकसद होता है कि आपको वो एक अच्छा और बेहतर व्यक्ति बनाएं। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा जो है कबीरदास ने लिखा है। आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट जो है आपके सिलेबस के अंदर कबीरदास द्वारा लिखा गया दोहा वो है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। मतलब जिस तरीके से कोई नाव है, नाव में अगर पानी भर जाए, आपने देखो मतलब अगर नाव में पानी भर जाए तो क्या होता है, आप जो है दोनों हाथों से ले लेके उसको बाहर निकालोगे, है ना, अगर कुछ साधन नहीं होगा आसपास तो। और अगर आपके घर में हद से ज़्यादा दाम बढ़ जाए, दाम का मतलब है रुपया पैसा ज़्यादा, धन की वृद्धि हो जाए, तो जिस तरीके से नाव में पानी भर जाने पर आप उसको दोनों हाथ से उलीच करके बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार अगर आपके घर में हद से ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा हो जाए तो भी आप क्या करेंगे, तो आप उसको दान दे दीजिए। और एक सही और समझदार व्यक्ति का, सयाने इंसान का यही काम होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार आपका जो है पानी बढ़ जाता है नाव में, उसको आप दोनों हाथ से उलीच करके बाहर फेंकते हैं, इसी तरीके से एक सयाने और समझदार इंसान का काम यही है कि अगर घर में ज़्यादा धन की वृद्धि हो जाए तो दोनों हाथों से वो उसको दान कर दे, और यही एक सयाने इंसान का काम होता है। तो गाइस इस तरीके से ये कबीरदास ने दोहे लिखे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो, आपके जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि बताओ जो कबीरदास हैं उन्होंने अपने दोहे में गुरु की तुलना किससे की है। आपको पता होना चाहिए, गुरु की तुलना कुम्हार से की है। ठीक है, और अगर घर में हद से ज़्यादा दाम बढ़ जाए तो कबीरदास ने क्या करने को बोला है, तो कबीरदास ने कहा है कि दोनों हाथ से उलीच करके हम पानी को बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से जो हमारा दाम मतलब संपत्ति इकट्ठा हो जाए ज़्यादा तो उसको हमें दान कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक जो और आपका क्वेश्चन आता है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कहलाता है, 5 या 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है कि एक्सप्लेनेशन बताओ। एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या करो। मान लो आपका ये वाला दोहा है, ठीक है, ऊंचे कुल में जन्मिया वाला क्वेश्चन, तो आपको ये दे दिया एग्जाम में और कहा कि भाई इसकी आप जो है मतलब प्रसंग सहित व्याख्या करो। ठीक है, आता है इस तरीके से क्वेश्चन, ये दे दिया या कोई सा भी आपको दे दिया। मान लो आपको ये दे दिया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले ना आपको प्रसंग लिखने को आता है उसका। मान लो आपको ये वाला दे दिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, तो आप क्या लिखोगे प्रसंग के अंदर के यह दोहा संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। अगर ये बात याद ना रहे तो खाली इतना भी लिख सकते हो कि यह दोहा जो है वो संत कबीरदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें कबीर ने फिर थोड़ा सा प्रसंग के अंदर ही आप ये भी बताओगे, जो कबीर है ना, तो इस दोहे के अंदर कबीर ने व्यक्ति से ये कहा है कि कोई भी इंसान उच्च कुल में जन्म लेने से ही ऊंचा नहीं हो जाता, अगर उसके कर्म अच्छे ना हो तो ऊंचा बनने के लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। थोड़ा सा आप तो प्रसंग के अंदर ही बता दोगे। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रसंग के अंदर सबसे पहले ना आपको जो है कवि का नाम पता होना चाहिए, और थोड़ा सा फिर ये बता दो कि ये इस दोहे के अंदर वो क्या बता रहे हैं। प्रसंग हो गया। उसके बाद गाइस आपकी जो है इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो है व्याख्या। व्याख्या के भी आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो व्याख्या में आप बताना शुरू करोगे कि डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन करोगे इन 2 ही लाइंस को, जो सी भी आपकी आती है, कि देखो इस दोहे में कबीर कहते हैं कि हर आदमी ये सोचता है कि हम ऊंचे अच्छे खानदान में पैदा हो गए हैं, है ना, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हम जो है अच्छे काम नहीं करते तो भी हम ऊँचे ही नहीं कहलाते। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही ईजी सी हिंदी सिंपल लैंग्वेज में बना करके लिख दोगे, जो सा भी आपका दोहा आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, शेयर कर देना। बाकी नेक्स्ट जो है गाइस आपका वो है रहीम ने जो है 2 दोहे लिखे हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। 5 और 6 नंबर का दोहा है, मतलब नंबर आप खैर मत ध्यान रखना, इसका कोई वो नहीं है। पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। ठीक है, पावस का मतलब क्या होता है? पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का मतलब बरसात का मौसम। तो जब बरसात का मौसम आता है तो उस बरसात के मौसम में जो कोयल होती है ना, वो मौन साध लेती है। मौन साध लेती का मतलब चुप लगा जाती है, शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोयल को पता है कि बरसात के महीने में दादुर जो होते हैं, दादुर का मतलब क्या होता है? मेंढक। मेंढक ज़्यादा बोलते हैं, टर करते हैं बरसात के मौसम में, आपने सुना होगा। तो जिस प्रकार जो कोयल होती है वो समझदार होती है, उसको पता है कि वर्षा ऋतु में, बरसात के मौसम में मेरी कोई नहीं सुनेगा, मेरी वाणी कितनी ही मधुर हो। अब तो
दादुर का ज़माना आ गया है, मतलब अब तो जो है मेंढक की टर्टर की रोग आवाज़ सुनेंगे, अब हमको पूछत कौन, हमें कौन पूछेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर रहीम कहते हैं। देखो इस दोहे की खासियत ये है कि आप जब प्रसंग लिखोगे ना इसका, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होगे कि किसने लिखा है। रहीम नाम दे दिया है, आप प्रसंग वहाँ से लिख सकते हो कि जी रहीम ने इसको लिखा है, ठीक है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरीके से बरसात का मौसम आने पर कोयल समझदारी दिखाती है, उसको पता है कि अब तो जो है दादुर का ज़माना है, मतलब अब तो जो है मेंढक की टर्टर सुनेंगे लोग, अब हमें कौन पूछेगा। उसी प्रकार अगर किसी सभा में बहुत सारे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, तो उसके बीच में जो एक समझदार इंसान होता है, अगर 10 मूर्ख लोग हैं किसी बात को वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो समझदार इंसान को पता होता है कि भाई ये 10 लोग जो है एक मुँह हो गए हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, तो मेरा अब चुप रहना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो समझदार इंसान का यही काम होता है। जैसे कि कोयल चुप लगा जाती है, उसको पता है कि बरसात का मौसम जो है मेंढकों के नाम है, तो उनको ही बोलने दो, मेरी अब कोई नहीं सुनेगा। उसी तरीके से मूर्खों की सभा में जो समझदार व्यक्ति होता है, उसका मौन साधन कर लेना ही, मौन साध लेना ही समझदारी का काम होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। रहीम ने दोहा लिखा है, रहीम ने ही अगला दोहा लिखा है, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। अब देखो ये आपकी 7 चीज़ें हैं। खैर का मतलब होता है कत्था, ठीक है, कत्था जो आपने देखा होगा पान वान में लोग खाते हैं, दादी नानी खाते हैं पान में लगा के। खून आपको पता है, किसी का कत्ल हम कर दें, किसी का मर्डर कर दें। खांसी मतलब वही खांसी होना। खुशी का मतलब यहाँ पर खुशी, हैप्पीनेस। वैर का मतलब होता है किसी से दुश्मनी, ठीक है। प्रीति का मतलब प्रेम या प्यार। और इसके अलावा मदपान का मतलब शराब पीना, ड्रिंक करना, मतलब नशा करना। तो देखो ये 7 चीज़ें हैं, आपको पता है, कत्था, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और नशा करना। ये 7 चीज़ें ऐसी है संसार में कि रहीम जी ये कहते हैं कि दाबे से भी नहीं दबती, दाबे ना दबे। आप देखो कत्था खा लो तो आपके होठ लाल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि आपने कत्थे का सेवन किया है। खून किसी का कर दो तो आप कहीं ना कहीं पकड़े ही जाते हो। खांसी कितने भी आप मतलब शांत लगाने की कोशिश कर लो, फिर भी ना आवाज़ आ ही जाती है जब आपकी खांसी आती है। तो खुशी आपके चेहरे से दिख जाती है। वैर का मतलब दुश्मनी किसी से रखो तो वो भी कहीं ना कहीं दिख जाता है। प्रीति का मतलब किसी के लिए मन में प्रेम हो तो वो भी शो हो जाता है। मदपान का मतलब नशा कर लो तो आप पकड़े जाते हो कि भाई तुम नशे के अंदर हो। तो संसार के अंदर ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो दाबे से भी नहीं दबती। इनको सकल जहान मतलब जानत सकल जहान, पूरा जहान इनको पता कर ही लेता है, पता लग ही जाता है, चीज़ें छुपाने से भी नहीं छुपती। तो ये आपका रहीम जी का दोहा है। चलो गाइस आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका, करत करत अभ्यास तय जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। करत करत का मतलब क्या होता है, करते करते। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, ठीक है। जड़मति का मतलब होता है मूर्ख इंसान, मूर्ख व्यक्ति। तो अगर कोई भी मूर्ख व्यक्ति है लेकिन वो बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो वो जड़मति यानी वो मूर्ख इंसान भी सुजान समझदार हो जाता है। जितनी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो आप उतने ही समझदार होते जाते हो, पहले से और ज़्यादा बेहतर होते जाते हो उस काम को लेके। और ये करना ऐसा ही होता है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, वृंद का दोहा है ये। वृंद ने लिखा है कि रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। रसरी का मतलब होता है रस्सी। आपने देखा होगा कि जो मतलब गांव वगैरह होते हैं वहाँ पर कुएं होते हैं। कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो जिस जगह पर वो रस्सी रगस खाती है वो क्या होती है, वो पत्थर की होती है, वो जगह पत्थर की होती है। तो जब पानी निकाला जाता है तो उस पत्थर पर भी बार बार, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, रस्सी प्रैक्टिस कर रही है बार बार पानी को खींचने की, तो उस पत्थर की जगह पर भी वो रस्सी जो है एक निशान बना देती है। क्यों, अगर एक बार उस रस्सी को निकालो तो निशान नहीं बनेगा, लेकिन वो रेगुलर वहाँ पर चलती है तो एक रस्सी मात्र की चीज़ भी एक पत्थर पर निशान बना देती है। क्यों, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। सिल का मतलब पत्थर ही होता है, पत्थर पर निशान पड़ा देती है वो। तो इसी तरीके से चाहे कोई इंसान कितना भी मूर्ख हो, अगर वो किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो मूर्ख व्यक्ति भी धीरे धीरे सुजान हो जाता है, यानी समझदार बन जाता है प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से। तो वृंद जी का दोहा और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ आप यहाँ से सीख सकते हो। लास्ट जो दोहा है वो भी वृंद का है। 2 दोहे जो है यहाँ पर वृंद ने लिखे हैं, ये 2 दोहे जो है रहीम ने लिखे हैं। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। नैना का मतलब आपको पता है हमारी नज़रें, ठीक है, हमारे नैन। देत बताए मतलब हमारी जो नज़रें होती हैं वो सब बता देती है। हिय का मतलब हमारे हृदय का जो भी हाल होता है, हमारे दिल का जो हाल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो हमारी जो आंखें हैं वो कहीं ना कहीं शो कर देती हैं। और इसका एग्जाम्पल दिया है वृंद ने कि जैसे कि निर्मल आरसी, निर्मल का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा शीशा, आरसी का मतलब शीशा होता है, कि जिस तरीके से एक साफ सुथरा शीशा जो है
आपकी सही शक्ल कहीं ना कहीं दिखा देता है, भली बुरी बता देता है आप कैसे दिख रहे हो। इसी तरीके से जो आपकी नज़रें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके हृदय को उजागर कर देती हैं। तो ये लिखा है वृंद ने। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर हमने जो है 4 दोहे देखे हैं, ये सारे के सारे कबीरदास ने लिखे हैं। ऊपर वाले 2 दोहे रहीम ने लिखे हैं, नीचे वाले 2 दोहे वृंद ने लिखे हैं। अब यहाँ से भी आपके 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के और लास्ट आपका जो है काव्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मार्क में जैसे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भी बताओ पावस को देखकर जो है कोयल क्या कर लेती है, तो कोयल मौन साध लेती है, ठीक है। या फिर संसार में ऐसी कौन सी 7 चीज़ें हैं जो छुपाए से नहीं छुपती। या फिर निर्मल आरसी जो है क्या करता है, मतलब जो साफ सुथरा शीशा होता है वो क्या करता है ना। और जड़मती होत सुजान, इसका अर्थ बताओ आप। जड़मती होत सुजान का मतलब कि भाई इंसान जो है, मूर्ख व्यक्ति भी धीरे धीरे बुद्धिमान बन जाता है। इस तरीके से 1 और 2 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर आपका कोई दोहा इससे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो है ये पहला वाला दोहे का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। प्रसंग में आप बताओगे कि ये दोहा प्रसिद्ध कवि जो रहीम है, रहीम ने इसको लिखा है और इस दोहे में कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में बताया है। इस दोहे में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बता दो कि प्रसंग में सबसे मेन चीज़ है कि किसने लिखा है वो बता दो, फिर बता दो कि इस दोहे में थोड़ी सी क्या बात हुई है वो बता दोगे, है ना। तो इस दोहे में जो हमारे कवि हैं, मतलब जो हमारे कवि हैं रहीम, वो जो है कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में बताते हैं कि कोयल एक समझदार इंसान के रूप में उन्होंने दर्शाया है। और मेंढक को शोर मचाकर ध्यान खींचने वाले प्रतीक के रूप में उन्होंने दिखाया है। व्याख्या में आपको बिल्कुल इसको डिटेल में समझाना है जितना आपने समझा है। जैसे कि पावस, अर्थात पावस का मतलब क्या था, अर्थात जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो कोयल ये सोचने लगती है कि अब तो चुप्पी साध लेना बेहतर है, अब मेरा टाइम गया, अब तो मेंढक को ही पूछेंगे। इस तरीके से आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। 6-7 लाइन आप एक्सप्लेनेशन की दे देना अगर 2 लाइन का आ रहा है तो। आई होप आपको ये पूरी की पूरे वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हमारा चैप्टर है दोहा, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा एक और हम जो है इसी तरीके से कविता पहले डिस्कस करेंगे। केवल 7 वीडियोज़ के थ्रू आप जो है इन 7 कविताओं को अच्छे से कर पाओगे और उसके बाद हमारे चैप्टर शुरू होंगे जो आपको 35 मार्क्स दिलाएंगे। एंड आफ्टर दैट जो हम लोगों का ग्रामर का पोर्शन है 10 मार्क्स का, हम वो कवर करेंगे। आपका लेटर राइटिंग मतलब इसको पत्र लेखन, निबंध लेखन बोलते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। सो चलिए गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बता सकते हो आपका क्या डाउट है। और साथ ही साथ जो है आप जो है ऐप को डाउनलोड करें जल्द से जल्द। पूरा कोर्स हम जो है अपने इस ऐप पर करा रहे हैं, PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। तो इस ऐप का लिंक आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड इसको कर सकते हो, PSC, ठीक है, पाई स्टडी सर्कल। तो यहाँ पर आपका हिंदी का पूरा सिलेबस मैं जो है करवा रही हूँ। पूरा सिलेबस आपका लिमिटेड वीडियोस के थ्रू ही हम लोग कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ बहुत ही नॉमिनल चार्ज के अंदर हम इस पूरे कोर्स को कर रहे हैं, काफ़ी कम चार्ज में। तो बाकी आप जो है फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पर आपको जो है ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और इस पूरे कोर्स को आप जल्द से जल्द परचेज़ करिए। बहुत ही कम चार्जेस में है, ये पूरा कोर्स आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से और भी अदर सब्जेक्ट से जो है ऑनलाइन क्लास जो है शुरू हो जाएंगी। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।